हेलो बच्चों, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ऑफ द साइंस पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बस इसी तरह से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था जिनमें हम मेथड्स जो कर सकते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर रहे थे। जैसे कि हमने एवापोरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, क्रोमैटोग्राफी के बारे में, सेपरेटिंग फनल के बारे में, ठीक है? और कह सकते हैं ये इस तरह के कुछ टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनको यूज़ कर रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे 2 मिज़िबल लिक्विड्स को हम कह सकते हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि मिज़िबल लिक्विड्स क्या होते हैं बच्चा? मिज़िबल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो आपस में एक-दूसरे में पूरी तरह से घुल-मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मिल्क में अगर हम वाटर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को कह सकते हैं सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस मेथड का यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा मेथड। इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिस्टिलेशन। तो ये जो मेथड है, ये मिज़िबल लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है और उन्हीं मिज़िबल लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो मोर देन 25 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? तो उनके लिए हम यहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो क्या किया जाता है इसमें? इसमें क्या किया जाता है, ये एक डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेंगे जिसके अंदर क्या-क्या है, दोनों जो मिक्सचर हमारा, दोनों जो मिज़िबल लिक्विड्स हैं उनका मिक्सचर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किसका लिया है? एसीटोन और वाटर का मिक्सचर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? अब इसको क्या किया जाता है, इसको ऊपर क्या कर दिया जाता है, कोक लगा दिया जाता है। ये थर्मामीटर है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। कोक से उसको क्या कर देंगे, फिट कर देंगे ताकि यहाँ से जो भी वेपर्स हमें मिले वो बाहर ना जा पाए, ठीक है? अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को क्या किया है, कंडेंसर से जोड़ा गया है, वाटर कंडेंसर से। वाटर कंडेंसर जो है इसके अंदर ये पाइप जो है वो अलग है और ये बाहर वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो अलग है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको क्या होता है, इसके 2 आउटलेट्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें एक तरफ से तो क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर को एंटर कराया जाता है और दूसरी तरफ से क्या किया जाता है, वाटर को बाहर निकाला जाता है। यानी कि इसका आउटलेट है और ये क्या हो जाएगा, इसका इनलेट हो जाएगा। और फिर जो भी यहाँ से हमें वेपर्स मिलेंगे उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो देखो कैसे क्या कुछ होता है। हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, बर्नर की हेल्प से हीट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हमें पता है हमारे यहाँ पर इस फ्लास्क में ऐसे मिक्सचर्स हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर हैं जहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, मोर देन 25 केल्विन होगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 25 केल्विन का इनका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर कहेंगे जैसे-जैसे हम इसको हीट करेंगे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो क्या होने लग जाएगा भाई, पहले एवापोरेट होना शुरू कर देगा। एवापोरेट होते ही वेपर स्टेट में आएगा और वेपर स्टेट कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएँगे। अब यहाँ पे तो रास्ता बंद है तो वो कहाँ आएँगे, वो इधर आएँगे, ठीक है? जैसे वो इस पाइप की तरफ आएँगे, तो वो जब कह सकते हैं अब यहाँ पर वो क्या है, वेपर स्टेट में आ चुके हैं, ठीक है? तो जब वो वेपर्स यहाँ से होते हुए कंडेंसर में आएँगी, तो कंडेंसर के कोल्ड टेम्परेचर के कारण देखो यहाँ से क्या कराया जा रहा है, कंटीन्यूअसली कोल्ड वाटर को इनलेट करवाया जाता है, अंदर कह सकते हैं उसको एंटर करवाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, ये बीच वाला जो पाइप है, यहाँ से जो हमारी वेपर्स जाएँगी तो वो भी क्या होंगी, जब इस कंडेंसर के कॉन्टैक्ट में आ जाएँगी तो वो भी क्या हो जाएँगी, कूल डाउन हो जाएँगी। और जैसे-जैसे ये वेपर्स यहाँ तक पहुँचेंगी, वो क्या हो जाएँगी, पूरी तरह से कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएँगी और उस लिक्विड को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इस अलग इस बीकर में हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, उसकी वेपर्स जो होती हैं, वो यहीं पे वो कह सकते हैं हाई टेम्परेचर होने के कारण वो इतना जल्दी एवापोरेट नहीं होगा। जिसका लो होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से वेपर्स के ज़रिए इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 मिज़िबल लिक्विड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है? तो अब आगे जो है हमारा वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है,
यानी कि ये भी एक तरह का डिस्टिलेशन ही होता है, लेकिन ये कौन से मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है? जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है? लेस देन 25 केल्विन होता है। समझ में आया? जो डिस्टिलेशन होता है वहाँ पर करते हैं हम उन लिक्विड्स को जो मोर देन जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? मोर देन 25। और फ्रैक्शनल में किनको यूज़ करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है? लेस देन 25 केल्विन होता है। उन्हीं को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसमें और जो सिंपल डिस्टिलेशन है हमारा उसमें सिर्फ एक यही फ़र्क है। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसी को क्या किया जाता है? बस इसी का डिफरेंस होता है। डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होती है? यहाँ पर क्या है ग्लास के कुछ बीड्स डाल दिए गए यानी कि कंचे जिन्हें हम बोलते हैं, काँच की गोलियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, तो यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें क्या होगा? जैसे हम कह सकते हैं इस मिक्सचर को नीचे से बर्नर की हेल्प से गरम करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी हमारा लिक्विड्स हैं, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है? बहुत ही कम है यानी कि 25 केल्विन से भी कम है। तो यानी कि दोनों के दोनों जो लिक्विड्स हमारा वो क्या हो जाएँगे? एक साथ एवापोरेट होना शुरू हो जाएँगे और दोनों की वेपर्स क्या करेंगी? ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगी। जब दोनों लिक्विड्स लेकिन देखो फिर भी क्या होगा डिफरेंस तो क्या होगा लेस देन 25 लेकिन फिर भी क्या होगा दोनों लिक्विड्स में से एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जब कह सकते हैं इन कंचों में से होकर जाएगा, तो वो जब कह सकते हैं इन कंचों से स्ट्राइक होगा तो वो क्या करेगा अपनी जो एनर्जी है वो इन कंचों में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे धीरे-धीरे जब वो ऊपर की तरफ जाएगा और उसकी एनर्जी इन कंचों में ट्रांसफ़र होती जाएगी हाई स्पीड के कारण क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर्स की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो उसकी इस हाई स्पीड के कारण जब वो एनर्जी इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उन उन वेपर्स की एनर्जी क्या रह जाएगी? कम होती चली जाएगी और फिर वो धीरे-धीरे क्या हो जाएँगी? वापस से कंडेंस होने लग जाएँगी और लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस इसी सॉल्यूशन में बीकर में वो वापस आ जाएँगी। लेकिन जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कम था, तो यानी कि उसकी वेपर्स जो होंगी वो क्या होंगी? स्लोली मूव करेंगी, उनकी स्पीड क्या होगी भई? कम होगी। तो वो क्या हो जाएँगी धीरे-धीरे इन कंचों में से आसानी से बाहर निकल जाएँगी, ऊपर की तरफ आ जाएँगी। देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो दौड़ वगैरह जो होती है, मैराथन जो होती है, तो जो धावक क्या करता है शुरुआत से ही अपनी एनर्जी को अपनी कह सकते हैं स्पीड को मेंटेन रखता है, उसका मोमेंटम को बनाए रखता है, सेम रखता है। वो क्या करता है आखिर तक दौड़ पाता है। लेकिन जो धावक क्या होता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ तेज़ी से दौड़ने लग जाता है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है उसकी स्पीड अपने आप ही क्या होने लग जाती है, कम हो जाती है। यानी कि वो पूरी जो रेस है उसको वो जीत नहीं पाते, उनकी स्पीड कम हो जाने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? अब ये वेपर्स क्या हो जाएँगी सेम डिस्टिलेशन की तरह इस कंडेंसर में जब आएँगी तो यहाँ पर क्या है, बाहर क्या हो रहा है भई कोल्ड वाटर की सप्लाई हो रही है जो इधर से डाला जा रहा है और उधर से क्या हो रहा है निकल रहा है। तो जब वो वेपर्स हमारे इस कंडेंसर के कॉन्टैक्ट में आएँगी तो यहाँ पे आते ही वो क्या होने लग जाएँगी, कूल डाउन होना शुरू हो जाएँगी, कंडेंस होना शुरू हो जाएँगी और धीरे-धीरे वो कहाँ आ जाएँगी फिर इस कह सकते हैं उस लिक्विड को हम क्या करेंगे इस कोनिकल फ्लास्क में सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है फॉर मिज़िबल लिक्विड्स व्होज़ बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस दैन 25 केल्विन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है? आगे है हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर यानी कि एयर से डिफरेंट गैसेस को हम कैसे सेपरेट करेंगे तो देखो एयर क्या होती है एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है होमोजेनियस मिक्सचर होती है अब यहाँ पर इसके जो एयर को हमें पता है होमोजेनियस मिक्सचर उसमें क्या होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन कह सकते हैं CO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसेस होती हैं नोबल गैसेस होती हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट जो है उसमें क्या दे रखा है। तो क्या होता है इसमें, एयर को क्या किया जाता है पहले कंप्रेस करके उसको कूल किया जाता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी कि जब उसका हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो एयर हमारी क्या हो जाएगी कूल डाउन हो जाएगी और जब वो कूल डाउन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? अब लिक्विड एयर में कह सकते हैं आने के बाद जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वहाँ पर क्या हो जाएगी जो एयर है हमारी वो धीरे-धीरे वार्म अप होने शुरू हो जाएगी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होती है एक तरह से
लेयर्स होती हैं। किस तरह से फ्रैक्शंस बने होते हैं, जैसे वहाँ पर कंचे डाल रखे थे ना, वैसे ही फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि इस तरह से फ्रैक्शन कैसे भी हो सकते हैं, कंचों की हेल्प से भी होता है या फिर इस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। और यहाँ से जब कह सकते हैं ये एयर जब ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पर कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कोई गैस जो होती है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, उसका जो लिक्विड जो होती है वो क्या, ये अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका ना, तो जब कह सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आने के बाद इन अलग-अलग फ्रैक्शंस में जो होती है वो गैसेस क्या होती हैं, सेपरेट कर ली जाती हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमें यहाँ से क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो गैसेस हैं वो, यानी कि नाइट्रोजन अलग मिल जाती है, ऑक्सीजन अलग मिल जाती है, CO2 अलग मिल जाती है, तो वो सेपरेट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ये यहाँ पर हमें कुछ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -183 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्गन का कितना होता है, -186 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम एयर को बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल फ्लो चार्ट था। बेसिकली कैसे करते हैं इसको हम सेपरेट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या कर रहा है, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें ऑक्सीजन को सेपरेट करना है गैस को एयर से, तो हमें उसके लिए क्या करने पड़ेगा, जो बाकी जो अदर गैसेज़ हैं जो एयर में डिसॉल्व हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है? तभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाएँगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, सेम ऊपर वाला जो प्रोसेस था, यानी कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे और प्रेशर को क्या-क्या कर देंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जो है एयर से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है? तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए ये होता है। एक बार देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, कैसे करेंगे इसको देखो। क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ से क्या किया जाता है, फ़िल्टर के ज़रिए एयर को एंटर कराया जाता है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे एयर को एंटर कराएँगे, तो एयर जब कह सकते हैं इस वाले चैम्बर में आएगी, तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं भई, हमारे कंप्रेशर लगे हुए हैं। तो ये कंप्रेशर, यानी कि जैसे ही एयर यहाँ पर आएगी, दोनों साइड से कंप्रेशर को प्रेस किया जाता है और यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। यानी कि ये हमारा हमारा जो ये वाला ज़ोन है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ज़ोन हो जाएगा एक तरह से। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, कंप्रेशन के ज़रिए प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाता है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, जो एयर के जो कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या हो जाएगी भई, जगह कम होते ही उनकी मोशन बढ़ जाएगी। ठीक है? जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, उनकी क्या हो जाएगी, मोशन बढ़ जाएगी और मोशन बढ़ते ही मतलब क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है? और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना? जब हमने पिछले के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? तो सेम वैसे ही, जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तो इनमें मोशन आ जाएगी, मोमेंटम आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारी कह सकते हैं जो गैस जो वो और ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करने लगेगी और हमारी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एयर जो है वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आगे वाला जो चैम्बर है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो नीचे से जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को यहाँ से इन पाइप्स के ज़रिए पास करवाया जा रहा है। ठीक है? अब जैसे ही यहाँ से ये जो है, ये पाइप्स में क्या होगा, कोल्ड वाटर आएगा, तो वो ये वाला जो एरिया है वो पूरा क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। देखो, ये वाटर क्या बिल्कुल कोल्ड है, चिल्ड है, मतलब कह सकते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नियर बाय ही होगा। तो जब ये हॉट एयर इस चैम्बर में आएगी, तो यहाँ पर इन पाइप्स के कॉन्टैक्ट में आते ही वो क्या हो जाएँगे, लिक्विफाई होना शुरू हो जाएँगे, यानी कि हमारी जो एयर है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी भई, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? और कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर आगे ये जो हमारी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है? सेपरेटर में आएगी। अब ये वाला जो चैम्बर है एक तरह से वो क्या है, एक एक्सपेंडर है।
एक्सपेंडर का मतलब क्या है? देखो अब यहाँ पर जो हमारी एयर थी वो क्या थी? कोल्ड कंप्रेस्ड एयर थी, ठीक है? अब यहाँ पर आते ही क्योंकि उसका यहाँ का जो पोर्शन का जो एरिया है वो क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पे आते ही जो हमारी एयर है वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, एक्सपेंड करना शुरू कर देगी अलग-अलग डायरेक्शंस में। अब देखो यहाँ पर कंडेंसर में टेम्परेचर क्या था? ऑलमोस्ट 0 डिग्री के नियर बाय था, ठीक है? अब जैसे ही गैस यहाँ पर आकर एक्सपेंडर में फैलने लग जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा भाई? और ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो हमने यहाँ पर कंप्रेसर में क्या पढ़ा था कि जैसे हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और उसके बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कंप्रेसर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेम ऐसे इसका जस्ट अपोजिट किसमें होगा? एक्सपेंडर में होगा। अगर कंप्रेसर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो एक्सपेंडर में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अब पहले ही का हमारी जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो 0 डिग्री के टेम्परेचर में से आ रही है। अब यहाँ पर आकर वो कह सकते हैं एक्सपेंड हो गई तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा गिर गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो हमारी एयर के अंदर जो CO2 है वो डायरेक्टली ही क्या हो जाएगी भाई? सब्लिमेट हो जाएगी और ड्राई आइस के रूप में हम उसे क्या करेंगे? इस सेपरेटर से सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो हमारी गैस है वो क्या करेगी? आगे वाले पोर्शन में जब जाती है तो उसको क्या वो नाम है? एक्सपेंशन जेट है, ठीक है? अब एक्सपेंशन जेट क्या है? यहाँ पर आकर हमारी जो एयर है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी और जब वो और ज़्यादा एक्सपेंड होगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा भाई? वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो जो हमारी एयर है वो क्या हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अब हमारी जो एयर है वो क्या हो चुकी है? लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ-साथ क्या है? दूसरी गैसेज़ भी हैं जैसे कि नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है। देखो हमने पीछे अभी भी देखा था कि जो ऑक्सीजन है उसका क्या था? -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है? अब यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना था? -196 डिग्री सेल्सियस और कह सकते हैं आर्गन का क्या था भई? आर्गन का था 186 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 183 है। वो 183 यानी कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या रखें? नियर बाय 184 डिग्री सेल्सियस अगर हम रखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो दोनों गैसेज़ हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होने के कारण कम होने के कारण ये दोनों तो क्या हो जाएँगी? बॉयल हो जाएँगी और बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएँगी भई? गैसीय स्टेट में आ जाएँगी और गैसीय स्टेट में आकर इसको क्या करेंगे? इन दोनों आउटलेट्स के ज़रिए इनको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ से नाइट्रोजन आर्गन गैस को क्या कर लिया जाएगा? कलेक्ट कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। देखो ये क्या है? ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है? तो अलग-अलग यहाँ पर क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो उन्हीं फ्रैक्शंस में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन को अलग से और आर्गन को अलग से सेपरेट कर लिया जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर रह जाती है जिसको एक अलग से चैम्बर में या फिर जार में क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है? आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है हाउ कैन वी ऑब्टेन कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, ठीक है? यानी कि एक तरह से हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड को। अब क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड होता है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? भई जो सॉलिड्स जो होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए इसका मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो समुद्र का खारा पानी जो होता है उससे क्या करते हैं हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अब वो जो साल्ट होता है वो क्या होता है येलोइश कलर का होता है या फिर कह सकते हैं पेल रेड होता है। उसमें क्यों वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या होती हैं इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। अब यहाँ से जो साल्ट मिलता है वो क्या होता है विद इम्प्योरिटीज़ यानी कि इम्प्योर साल्ट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है हमें प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखो क्या करते हैं
देखो समझते हैं, नॉर्मल मैथ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक एक कंटेनर में, एक पतीले में क्या कर लिया, पानी ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, चीनी को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है? तो चीनी क्या होती रहेगी भई, घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, घुलती जाएगी। फिर और डालेंगे, वो भी घुलती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। अब अगर हम इस पतीले को हम क्या करें, गैस पे रख दें, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दें हम उस सॉल्यूशन का, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो टेम्परेचर से क्या हो जाएँगे, लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेंगे, और जैसे ही वो एनर्जी गेन करेंगे उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, और वो स्पेस बढ़ते ही हम क्या कर पाएँगे, और ज़्यादा शुगर को उसमें डिसॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम और ज़्यादा शुगर को या फिर कह सकते हैं सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन का क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएँ, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और फिर देखो, वो जो एक्स्ट्रा शुगर है वो सॉल्यूशन में कब डिसॉल्व की, जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब अगर मान लो हम गैस को बंद कर दें और उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दें, तो जो एक्स्ट्रा शुगर उसने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे डिसॉल्व की थी, जैसे-जैसे उसका टेम्परेचर डाउन आता चला जाएगा, वो एक्स्ट्रा शुगर फिर से क्या हो जाएगी भई, क्रिस्टल्स के फॉर्म में उस सॉल्यूशन में हमें दिखने लग जाएगी, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि उसने जो भी एक्स्ट्रा शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व किया था, वो वापस से उनको क्या कर देगा, वो सॉल्यूशन उनको छोड़ देगा, यानी कि वो अनडिसॉल्व हो जाएँगी, अब फिर से उस सॉल्यूशन में हमें वो क्रिस्टल्स के रूप में दिखाई देने लग जाएँगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज़ेशन बोलते हैं। और इसी की मदद से क्या किया जाता है, जो सी वाटर होता है, वहाँ से जो साल्ट मिलता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, तो उसी को इसी क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड की मदद से क्या किया जाता है भई, प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है? अब ये जो क्रिस्टलाइज़ेशन है वो एवापोरेशन से बेटर कैसे है, ठीक है? कैसे होता है, ये क्या हो रहा है बार-बार? चलो देखते हैं। क्रिस्टलाइज़ेशन क्या होता है, समझ में आ गया? एक बार इसकी डेफिनिशन भी देख लें। तो क्रिस्टलाइज़ेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइज़ेशन इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनिशन हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि जो क्रिस्टलाइज़ेशन की जो टेक्निक होती है वो बेटर होती है किससे? सिंपल एवापोरेशन टेक्निक से। तो ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं, जब हम उनको एवापोरेट करने के लिए हीट करते हैं तो उनकी ड्राइनेस के कारण क्या होते हैं, कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं भई, उनकी ड्राइनेस के कारण वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे वो डिकम्पोज़ होते हैं तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, उनके क्रिस्टल्स नहीं मिल पाते, ठीक है? उनको प्योर फॉर्म हमें नहीं मिल पाएगी। वो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो घरों में कुछ चीज़ें हैं, जब हम सूखी सब्ज़ी होती है उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होती है, वो जल जाती है, नीचे से काली-काली हो जाती है। इन द सेम वे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, एवापोरेशन के लिए हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, कि जल जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं। तो एक तो कारण ये है, एवापोरेशन को कह सकते हैं, उससे जो एवापोरेशन जो होता है वो कम अच्छा होता है क्रिस्टलाइज़ेशन से। दूसरा कारण क्या है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं सॉल्यूशंस में, जो फ़िल्ट्रेशन के बाद भी उसमें डिसॉल्व रहती है, यानी कि फ़िल्ट्रेशन करने के बाद भी वो इम्प्योरिटीज़ उस सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं हो पाती। और जब हम ऐसे सॉल्यूशन को एवापोरेट करते हैं, तो एवापोरेशन के दौरान वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो क्या कर देती हैं, उस सॉलिड को कंटेमिनेट कर देंगी, यानी इसको और ज़्यादा हार्मफुल बना देंगी। ठीक है? तो इसलिए ये जो 2 कारण हैं हमारे, कि इसी कारणों से क्या होता है, जो क्रिस्टलाइज़ेशन जो होता है वो बेटर होता है किससे? एवापोरेशन से। अब इस क्रिस्टलाइज़ेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं? यानी कि इसको कहाँ-कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है? देखो कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं? तो इसको यूज़ किया जाता है, सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है? हम ये पढ़ चुके हैं। यानी कि साल्ट को प्योर करने के लिए, जो इम्प्योर साल्ट हमें मिलता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए इस क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कहाँ करते हैं? सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, यानी कि जो फिटकरी जो होती है, उसके इम्प्योर सैंपल से प्योर फिटकरी को फाइंड आउट करने के लिए भी क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब इसके अलावा भी और भी जो कह सकते हैं, जो चीज़ें हैं जिनमें कह सकते हैं क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, जो उनके घरों में सप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे क्या कुछ करते हैं हम। क्या है
एक हम रिज़र्वोयर लेंगे, ठीक है? अब रिज़र्वोयर में क्या है, पानी है यहाँ पर, ठीक है? ये जो पानी है इसको यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, जैसे कि मान लो ये हो सकता है ये रेन वाटर हो या फिर और कोई ऐसा पानी होता है। अब खुले में रखा हुआ तो हो सकता है बाहर से सराउंडिंग से कुछ-कुछ जो कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ इसमें मिल सकती हैं, तो उसको भी प्यूरिफ़ाई करना पड़ता है। तो पाइपों के ज़रिए मान लो ये क्या किया, हम ये फर्स्ट टैंक में इस पानी को लाया गया जिसका नाम क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। तो इस टैंक में क्या होगा भाई, इस पानी में जो भी कह सकते हैं हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी क्या हो जाएँगी, इसके बॉटम में जमा हो जाएँगी इस तरह से। मान लिया इसमें क्या है, कुछ कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है? तो वो सारी क्या हो जाएँगी, इसके यहाँ पर हैवी होने के कारण वो इसकी तली में जमा होने लग जाएँगी और जो कह सकते हैं जो प्योर या फिर क्लीन वाटर जो है वो हमारा कहाँ रह जाएगा, इसके ऊपर वाली सरफेस में रह जाएगा। अब ये जो क्लीन वाटर है इस पाइप के ज़रिए इसको क्या करेंगे, अगले टैंक में जिसका नाम क्या है, लोडिंग टैंक है, उसमें इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब इस टैंक में क्या होगा, देखो यहाँ सेडिमेंटेशन जो टैंक है यहाँ पर तो क्या होगा, जो बड़ी चीज़ें हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, सिर्फ़ वही सेपरेट होंगी। लेकिन लोडिंग टैंक में क्या होगा कि जो छोटी-छोटी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हल्की हैं वेट में, जो नीचे सेटल डाउन नहीं होती, तो उनको पानी से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग टैंक का इस्तेमाल करेंगे। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हल्की होने के कारण क्या रहेंगी, पूरे पानी में क्या रहेंगी भई, ऐसे सस्पेंडेड रहेंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल डालेंगे जो कि क्या करेंगे, इन डर्ट के पार्टिकल्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लेंगे या फिर अपने साथ चिपका लेंगे और उनको बॉटम में उसकी जो तली है वहाँ पर जमा कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, पानी में जब हम फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी क्या करता है, पानी को साफ करने में मदद करता है। फिटकरी क्या करता है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको उनके स वो क्या करता है, उनको अपने साथ चिपका लेता है और उसको उसकी उस जो भी वो टैंक होता है उसकी बॉटम में जमा कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर लोडिंग टैंक में किया जाता है। यानी कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो वेट में हल्की होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए वाटर से इस टैंक का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। आगे इस पानी को कहाँ भेजा जाता है, फ़िल्ट्रेशन टैंक में, ठीक है? अब फ़िल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, पानी को छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बाकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हेवी इम्प्योरिटीज़ होंगी यानी कि कोर्स जो ग्रेवल होंगी वो कहाँ आ जाएँगी, इसके बॉटम में। आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर काले रंग के जो साइज़ में बड़े जो पत्थर होंगे या स्टोन्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं जो भी। फिर इसके ऊपर आप क्या देख रहे हो, इनसे छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो। इसके ऊपर आप क्या देख रहे हो, जो सैंड पार्टिकल्स यानी कि जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो आप देख पा रहे हो और ऊपर के पोर्शन में क्या होगा, हमारा क्लीन वाटर होगा, ठीक है? अब इस क्लीन वाटर को क्या किया जाता है, पाइप्स के ज़रिए यहाँ पर अगले टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन क्या होता है कि इस पानी यहाँ पर जो भी पानी आया है उसके अंदर क्या करेंगे हम, क्लोरीन गैस डाल देंगे या गैस सॉरी, जो क्लोरीन लिक्विड होता है उसको डाल देंगे। अब क्लोरीन लिक्विड क्या होगा, ये क्या करेगा, इस पानी में जो भी कह सकते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आएँगे उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। अब पानी क्या हो जाएगा, पीने के लायक हो जाएगा और उनको पाइप्स के ज़रिए क्या करेगा, होम में टैप के ज़रिए जो है वो सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो होता है वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, ये सारा जो हम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता है। तो ये थे आज की क्लास। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।